नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी। मेरी यानी डॉक्टर बन्ना की आवाज में। जल्दी ही महेंद्र को एक चिट्ठी मिली। उस पर जाने पहचाने अच्छा देखकर वो चौंक गया। दिन में झमेलों के कारण उसने उसे खोला नहीं, दिल के पास जेब में डाल दिया। कॉलेज के लेक्चर सुनते हुए अस्पताल का चक्कर काटते हुए एकाएक महेंद्र को ऐसा लगता कि उसके दिल के घोंसले में मोहब्बत की एक चिड़िया सो रही है। उसे जगाया नहीं कि उसकी मीठी चहक कानों में गूंज उठेगी। शाम को अपने सोने कमरे में महेंद्र लैंप की रोशनी में आराम से कुर्सी पर बैठा अपनी देह के ताप से तपी उस चिट्ठी को बाहर निकाला। देर तक उसने उसे खोला नहीं, मगर गौर से देखता रहा। उसे पता था कि खत में खास कुछ है नहीं। ऐसी संभावना ही नहीं कि आशा अपने मन की बात सुलझा कर लिख सकेगी। उसके टेढ़े मेढ़े हरपों और आड़ी तिरछी पंक्तियों से उसके मन के भावों की कल्पना कर लेनी होगी। आशा के कच्चे हाथों बड़े जतन से लिखे अपने नाम में महेंद्र को एक रागिनी सुनाई पड़ी। साध्वी नारी के मन में गहन बैकुंठ से उठने वाला पावन प्रेम संगीत। 2-4 दिनों की जुदाई से ही महेंद्र के मन का वह अवसाद चला गया। सरल आशा के नवीन प्रेम की स्मृति फिर ताजा हो गई। इन दिनों गृहस्थी की रोजमर्रा की असुविधाएं उसे खिंचाने लगी थी। अब वह सब मिट गया। बस कर्म और कारणहीन एवं विशुद्ध प्रेमानंद की ज्योत में आशा की मानसी मूर्ति उसके मन में जीवंत हो उठी। महेंद्र ने लिफाफे को इत्मीनान से खोला। उसमें चिट्ठी निकालकर अपने गाल को कपाल से लगाई। महेंद्र ने जो खुशबू कभी आशा को भेंट की थी, अकुलाई निश्वास सी उसी की महक चिट्ठी में से निकलकर महेंद्र के प्राणों में बैठ गई। चिट्ठी खोलकर पढ़ी। अरे जैसी टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां हैं वैसी भाषा तो नहीं है। हरफ कच्चे मगर उनसे बातों का मेल कहाँ। लिखा था, प्रियतम जिसे भूलने के लिए घर से चल दिए, इस लिखावट से उसकी याद क्यों दिलाऊं। जिस लता को मरोड़कर माटी में फेंक दिया, किस हया से वह फिर धड़ को जकड़कर उठाने की कोशिश करे। जाने वह मिट्टी में मिलकर मिट्टी क्यों ना हो गई। लेकिन इससे तुम्हारा क्या नुकसान है नाथ। लम्हे भर को याद ही आ गया तो उससे जी को चोट भी कितनी लगेगी। मगर तुम्हारी उपेक्षा कांटे सी मेरे पंजर में चुप कर रह गई है। तुम जिस तरह भूल बैठे मुझे भी उसी तरह भुलाने की तरकीब बता दो। नाथ तुमने मुझे प्यार किया था, ये क्या मेरा ही कसूर था। ऐसे सौभाग्य की मैंने स्वप्न में भी आशा की थी क्या। मैं कहाँ से आई मुझे कौन जानता था। मुझे नजर उठाकर न देखा होता, मुझे अगर यहाँ मुफ्त की बांदी बनकर रहना होता तो मैं क्या तुम्हें दोष दे सकती थी। जाने मेरे किस गुण पर तुम खुद ही बिना मेघ में बिजली की कड़की तो उस बिजली में सिर्फ जलाया ही क्यों, तन मन को बिल्कुल राख क्यों न कर डाला। इन 2 दिनों में बेहद सब्र किया, बहुत सोचती रही, लेकिन एक बात न समझ सकी कि यहाँ रहकर भी क्या तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते थे। मेरे लिए भी क्या घर छोड़कर जाने की जरूरत थी। क्या मैं तुम्हें इतना घेरे हुए हूँ। मुझे अपने कमरे के कोने में दरवाजे के बाहर फेंक देने पर भी क्या मैं तुम्हारी नज़र में आती। यही था तो फिर गए क्यों। मेरे कहीं जाने का क्या कोई उपाय न था। बहकर आई थी बहकर चली जाती। यह चिट्ठी कैसी, भाषा किसकी थी। महेंद्र को समझते देर न लगी। महेंद्र उस पत्र को लिए स्तंभित खड़ा रह गया। बड़ी देर तक सोचता रहा। खत को उसने कई बार पढ़ा। कुछ दिनों तक जो दूर के से आभास की तरह रहा आज वो साफ प्रकट होने लगा। उसकी जिंदगी के आसमान के एक कोने में जो धूमकेतु छाया था, आज उसकी उठी हुई पूंछ आग की रेखाओं में चलती हुई दिखाई पड़ी। ये चिट्ठी असल में विनोदनी की है। भोली आशा ने इसे अपनी बात समझकर लिखा है। पहले जिन बातों को उसने कभी सोचा नहीं, विनोदनी के लिखाने से वही बातें उसके मन में जाग उठी। जो नई वेदना पैदा हुई उसे इस खूबी के साथ आशा तो हरगिज जाहिर नहीं कर सकती थी। वह सोचने लगी, सखी ने मेरे मन की बात को ऐसा ठीक ठीक कैसे समझ लिया और इतना ठीक से जाहिर कैसे किया। वह अपनी अतरंग सखी को मजबूत सहारे की तरह पकड़ बैठी, क्योंकि जो बात उसके मन में है उसकी भाषा उसकी सखी के पास है। इतनी बेबस थी वह। महेंद्र कुर्सी से उठा, बाहों पर बल डाला, विनोदनी पर क्रोध करने की कोशिश की,
मगर बीच में आशा पर गुस्सा आ गया। आशा की मूर्खता तो देखो, पति पर यह कैसा जुल्म। वो फिर बैठ गया और इस बात के सबूत में उस खत को फिर से पढ़ गया। उसे अंदर ही अंदर खुशी होने लगी। यह समझकर कि उसने चिट्ठी को पढ़ने की बहुत चेष्टा की, मानो वह आशा की लिखी हो, लेकिन इसकी भाषा किसी भी तरह से भोली आशा की याद नहीं दिलाती। दो चार पंक्तियां पढ़ते ही सुख से पागल कर देने वाली एक झाग भरी शराब जैसा संदेह मन को ढांप लेता। प्रेम की इस प्रतीति ने महेंद्र को मतवाला बना दिया। उसे लगने लगा चाहे खुद के प्रति हिंसा करके ही मन को किसी और तरफ लगा दे। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा और उछलकर खड़ा हो गया। बोला, हटाओ चिट्ठी को, जला डाले। चिट्ठी को वो लैंप के करीब ले गया, जलाया नहीं, फिर एक बार पढ़ गया। अगले दिन नौकर कागज की बहुत सी राख उठा ले गया था, लेकिन वह राख आशा की चिट्ठियों की न थी। उसके उत्तर की कई अधूरी कोशिशों की राख थी, जिन्हें अंत में महेंद्र ने जला दिया था। इस बीच और एक चिट्ठी आ पहुंची। तुमने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, अच्छा ही किया। सही बात लिखी तो नहीं जाती। तुम्हारा जो जो जवाब है उसे मैंने मन में समझ लिया है। भक्त जब अपने देवता को पुकारता है तो देवता क्या जबान से कुछ कहते हैं। लगता है दुखिया की तुलसी को चरणों में जगह मिल गई। लेकिन भक्त की पूजा से कहीं शिव की तपस्या टूटती हो तो मेरे हृदय के देवता नाराज न होना। वरदान दो या ना दो, आंखें उठाकर निहारो या ना निहारो, जान सको या न जान सको, पूजा करने के अलावा भक्त की दूसरी गति नहीं। इसलिए आज भी दो पंक्तियां लिख भेजती हूँ। हे मेरे पत्थर के देवता, तुम अडिग ही रहो। महेंद्र फिर जवाब लिखने बैठा, लेकिन पत्र आशा को लिखते हुए कलम की नोक पर जवाब विनोदनी कहा जाता। चालाकी से इधर उधर की हाँकते उससे लिखते हुए नहीं बनता। लिख लिख कर बहुत से पन्ने फाड़ डाले। एक लिखा भी गया तो उसे लिफाफे में भरकर आशा का नाम लिखते हुए अचानक मन में उसकी पीठ पर एक चाबुक जमाया। बेईमान, विश्वस्त बालिका से इस तरह का दगा। महन ने पत्र को टुकड़े करके फेंक दिए और बाकी रात मेज पर दोनों हथेलियों में मुंह छिपाए अपने को मानो अपनी ही नजर से छिपाने की कोशिश करता रहा। तीसरा पत्र आया। रूठना जो कतई नहीं जानता वह भी क्या प्यार करता है। अपने प्यार को अनादर और अपमान से बचाए न रख सकूं तो वह तुम्हें दूंगी कैसे। शायद तुम्हारे मन को ठीक ठीक समझ नहीं पाई हूँ, तभी इतनी हिम्मत कर सकी हूँ। तुम छोड़ गए तो मैंने बढ़कर चिट्ठी लिखी। जब तुम चुप हो गए तब भी मन की कह गई हूँ। मगर तुम्हारे साथ कोई गलती की है तो वह भी क्या मेरा ही कसूर है। शुरू से आखिर तक सारी बातें एक बार दोहरा कर देखो तो सही कि मैंने जो कुछ समझा था वह तुम्ही ने नहीं समझाया क्या। चाहे जो हो, गलत हो या सही, जो लिखा है वो मिटने का नहीं, जो दिया है वो वापस नहीं ले सकूंगी। यही शिकायत है। छी छी, ऐसी सन भी नारी के नसीब में आती है। लेकिन इससे यह हरगिज ना समझना कि जो प्यार करती है वो अपने प्यार को बार बार अपमानित कर सकती है। साफ बताओ कि मेरी चिट्ठी की चाहत है या नहीं है। है तो बताओ, और इसका जवाब ना मिला तो यहीं तक बस। महन से और न रह गया। मन में बोला, खूब नाराज होकर ही घर लौट रहा हूँ। विनोदनी का ख्याल है मैं उसे भूलने के लिए घर से भाग खड़ा हुआ हूँ। उसकी इस फेकड़ी को बुलाने के लिए ही महन ने उसी दम घर लौट जाने का संकल्प किया। इतने में बिहारी आ गया। उसे देखते ही महेंद्र के मन की उमंग दुगनी हो गई। अब तक संदेहों के चलते बिहारी से उसे ईर्ष्या होती रही थी और दोनों में गांठ पड़ती जा रही थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद और ज्यादा आवेग से उसने उसकी अगवानी की। बिहारी का चेहरा आज उतरा हुआ था। महन ने सोचा बेचारे ने इस बीच विनोदनी से जरूर मुलाकात की होगी और वहां से ठोकर खाकर आया है। उसने पूछा, क्यों भाई, इस बीच मेरे घर गए थे कभी। बिहारी ने कहा, वहीं से होकर आ रहा हूं अभी। मन ही मन बिहारी की पीड़ा का अनुमान करके महेंद्र को अच्छा न लगा। उसने मन में कहा, अभागा, किसी महिला ने कभी उसे नहीं चाहा। फिर भी उसने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, कैसे हैं सब। इस बात का जवाब देने के बजाय बिहारी बोला, घर छोड़कर अचानक यहाँ। महेंद्र ने कहा, इधर लगातार नाइट ड्यूटी पड़ रही है ना, वहाँ दिक्कत हो रही थी। बिहारी बोला, नाइट ड्यूटी तो इससे पहले भी पड़ी है, मगर घर छोड़ते तो नहीं देखा कभी। महन ने हंसकर कहा, क्यों, कोई शक हो रहा है। बिहारी बोला, मजाक न करो, तुम्हें कहीं नहीं रहना है। चलो इसी वक्त घर चलो।
घर जाने को तो वो तैयार ही बैठा था, मगर बिहारी ने आग्रह किया तो वह मना कर गया। गोया घर जाने की उसकी जरा भी इच्छा ना हो। बोला, पागल हुए हो? मेरे 1 साल पर पानी फिर जाएगा। बिहारी ने कहा, देखो महेंद्र भैया, मैं तुम्हें तब से देखता आया हूँ जब तुम छोटे से थे। मुझे फुसलाने की तो कोशिश ना करो। तुम जुल्म कर रहे हो। महेंद्र ने कहा, जुल्म कर रहा हूँ? पर किस पर जज साहब? बिहारी नाराज होकर बोला, तुम सदा दिल की तारीफ करते आए हो, अब तुम्हारा दिल कहाँ गया? महेंद्र ने कहा, फिलहाल तो अस्पताल में है। बिहारी ने कहा, चुप रहो। यहाँ हंस हंस कर मुझसे मजाक कर रहे हो और वहां तुम्हारी आशा तुम्हारे कमरे में रोती फिर रही है। आशा के रोने की आवाज सुनकर अचानक महेंद्र को धक्का लगा। अपने नए नशे में उसे इसकी सुध भी न थी कि दुनिया में और भी किसी का दुख सुख है। वह चौप था। पूछा, आशा क्यों रो रही है? बिहारी ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा आदि से अंत तक कह सुनाया। उसे याद आ गया कि कैसे विनोदनी से लिपट कर आशा की आंखें बह रही थी। उसका गला रुक गया था। महेंद्र को खूब पता था कि आशा का मन वास्तव में किधर है। महेंद्र बोला, खैर चलो, गाड़ी बुला लो। महेंद्र घर पहुंचा। उसका चेहरा देखते ही आशा के मन का सारा संदेह कोहरे के समान एक ही क्षण में पट गया। अपनी चिट्ठियों की बात सोचकर महेंद्र के सामने मारे शर्म के वो सिर न उठा सकी। महेंद्र ने सिकवा किया, ऐसे आरोप लगाकर तुमने चिट्ठियां लिखी कैसे? उसने जाने कितनी बार पढ़ी हुई वे तीनों चिट्ठियां अपनी जेब से निकाली। आशा ने गिड़गिड़ाकर कहा, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन चिट्ठियों को फाड़ फेंको। महेंद्र से उन चिट्ठियों को लेने के लिए उतावली हो गई। महेंद्र ने उसे रोककर चिट्ठियों को जेब के हवाले किया। कहा, मैं काम से गया और तुमने मेरा मतलब ही नहीं समझा, मुझ पर संदेह किया। छलछलाती आंखों से आशा बोली, अब की बार मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा ना होगा। महेंद्र ने कहा, कभी नहीं। आशा बोली, कभी नहीं। महेंद्र ने उसे अपने पास खींचकर चूम लिया। आशा बोली, लाओ चिट्ठियां दे दो, फाड़ डालूं। महेंद्र बोला, रहने दो। आशा ने बिना से यह समझा मेरी सजा के रूप में इन्होंने चिट्ठियां रख ली हैं। चिट्ठियों के चलते आशा का मन विनोदनी की तरफ से जरा ऐठ गया। पति लौट आए यह खबर वो विनोदनी से कहने न गई, बल्कि उससे कतराती रही। विनोदनी इसे ताड़ गई और काम के बहाने बिल्कुल दूर हो रही। महन ने सोचा, अजीब है, सोचा था अब की बार विनोदनी को मजे से देख पाऊंगा, उल्टा ही हुआ। फिर उन चिट्ठियों का क्या मतलब? महन ने अपने मन को इसके लिए सख्त बनाया कि नारी के दिल को अब कभी समझने की कोशिश नहीं करेगा। सोच रखा था विनोदनी पास आना भी चाहेगी तो मैं दूर दूर रहूंगा। अभी उससे जी में आया नया तो ठीक नहीं हो रहा। सचमुच ही हम लोगों में कोई विकार आ गया है। खुले दिल की विनोदनी से बातचीत हंसी दिल लगी करके संदेह की इस घुटन को मिटा डालना ही ठीक है। उसने आशा से कहा, लगता है मैं ही तुम्हारी सखी की आंखों की किरकिरी हो गया। उनकी तो अब झांकी भी नहीं दिखाई पड़ती। उदास होकर आशा बोली, जाने दो, उसे क्या हो गया है। इधर राज लक्ष्मी आकर रोनी सी होकर बोली, बेटी अब तो विपिन की बहू को रोकना मुश्किल हो रहा है। महन ने चौंक कर मगर अपने नियंत्रण पर करते हुए पूछा, क्यों माँ? बेटा वह तो अब की बार अपने घर जाने के लिए अड़ गई है। तुझे तो किसी की खातिरदारी आती नहीं। एक पराई लड़की अपने घर आई है, उसका अगर घर के लोगों जैसा आदर मान ना हो तो वो रहे भी तो कैसे? विनोदनी सोने के कमरे में चादर सी रही थी। महेंद्र गया, आवाज दी, किरकिरी। विनोदनी संभल कर पूछ बैठी, जी महेंद्र बाबू। महेंद्र ने कहा, अजीब मुसीबत है ये हजरत महेंद्र बाबू कब से हो गए? अपनी सिलाई में आंखें गड़ाए हुए विनोदनी बोली, फिर क्या कहकर पुकारूं आपको? महेंद्र ने कहा, जिस नाम से अपनी सखी को पुकारती हो। आंख की खिरखिरी। अन्य दिन की तरह विनोदनी ने मजाक करके कोई जवाब न दिया। वह अपनी सिलाई में लगी रही। महेंद्र ने कहा, लगता है वही सच्चा रिश्ता है, तभी तो दोबारा जुड़ता जा रहा है। विनोदनी जरा रुकी, सिलाई के किनारे से बढ़ रहे धागे के छोर को दांतों से काटती हुई बोली, मुझे क्या पता, आप जाने। और दूसरे जवाबों को टालकर गंभीरता से पूछ बैठी, कॉलेज से क्या है, कैसे लौट आया? महेंद्र बोला, केवल लाश की चीर फाड़ से कब तक चलेगा? विनोदनी ने फिर दांत से धागा काटा और सिर झुकाए हुए बोली, तो अब जीवन की जरूरत है।
महेंद्र ने सोचा था आज विनोदनी से बड़े सहज ढंग से हंसी मजाक करूंगा, लेकिन बोझ इतना हो गया कि लाख कोशिश करके भी हल्का जवाब जुबान पर ना आ सका। विनोदनी आज कैसी दूरी रखकर चल रही है, यह देखकर महेंद्र उद्वेलित हो गया। इच्छा होने लगी कि एक झटके से इस रुकावट को मटिया मेट कर ले। उसने विनोदनी की काटी हुई वाक्य चुकोटी का कोई जवाब न दिया। अचानक उसके पास जा बैठा और बोला, तुम हम लोगों को छोड़कर जा क्यों रही हो? कोई अपराध हो गया है मुझसे? विनोदनी इस पर जरा परे खिसक गई। सिलाई से सिर उठाकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें महेंद्र की ओर लगाकर कहा, काम धंधा तो हर किसी को है, आप सब छोड़कर कहीं और रहने चल दिए, वह क्या किसी अपराध से कम है? महेंद्र को कोई अच्छा जवाब ढूंढे न मिला। जरा देर चुप रहकर पूछा, ऐसा क्या काम पड़ा है कि गए बिना होगा ही नहीं? बड़ी सावधानी से सुई में धागा डालती हुई बोली, काम है या नहीं ये मैं ही जानती हूँ, आपको उसकी फहरिस्त क्या दूं? महेंद्र खिड़की से बाहर चिंतित सा बड़ी देर तक एक नारियल की फुनगी पर नजर टिकाए चुप बैठा रहा। विनोदनी भी चुपचाप सिलाई करती रही। यह हाल की फर्श पर सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे। बड़ी देर बाद महेंद्र अचानक बोल उठा। हठात जो निस्तब्धता भंग हुई, विनोदनी चौंक पड़ी। उसकी उंगली से सुई चुभ गई। महेंद्र ने पूछा, किसी भी तरह से न रुक सकोगी? सुई चुभी उंगली का खून चूसते हुए विनोदनी ने कहा, बिनती किसी बात की, मैं रही ना रही, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये कहते कहते उसका गला भर आया, फिर झुककर वो सिलाई में लग गई। लगा उसकी पलकों की कोर से आंखों की हल्की सी रेखा झलक पड़ी है। माँ का अपराह्न उधर शाम के अंधेरे में होने लगा था। लम्हे भर में महन ने विनोदनी का हाथ दबाकर रूधे और सजल स्वर में कहा, अगर इससे मेरा कुछ बिगड़ता हो तो रुकोगी? विनोदनी ने झट से हाथ छुड़ा लिया, थोड़ा परे सरक कर बैठ गई। महन चौंका। अपनी अंतिम बात उसने अपने ही कानों में व्यंग जैसी गूंजती रही। दोषी जीभ को उसने दांत से काटा, फिर कुछ कहते न बना। घर में सन्नाटा छाया था, तभी आशा आ गई। विनोदनी झटके उठी, खैर तुम लोगों ने जब मेरी अकड़ इतनी बढ़ा रखी है, तो मेरा भी फर्ज है कि तुम लोगों के लिए एक बात मान लो, जब तक विदा नहीं करोगे मैं तो यहीं रहूंगी। पति की कामयाबी से फूली न समाती हुई आशा सखी से लिपट गई, बोली, तो फिर यही पक्का रहा, 3 बार कबूल करो कि जब तक हम विदा नहीं करते तब तक रहोगी रहोगी रहोगी। विनोदनी 3 बार कबूल किया। आशा ने कहा, भाई किरकिरी रहना तो पड़ा, फिर नाको चने के चबवाए, अंत में मेरे पति से हार माननी ही पड़ी ना। विनोदनी हंसकर बोली, भाई साहब हार मैंने मानी कि तुमने मानी? महंत को जैसे काठ मार गया हो, लग रहा था जैसे उसका अपराध तमाम कमरे में बिखरा पड़ा हो। उसने गंभीर होकर कहा, हार तो मेरी ही हुई। वह कमरे से बाहर चला गया और दूसरे ही क्षण फिर अंदर आया। आकर विनोदनी से कहा, मुझे माफ कर दो। विनोदनी ने कहा, क्या कसूर किया है तुमने लाला जी? महंत ने कहा, तुम्हें यूं जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का हमें कोई अधिकार नहीं। विनोदनी हंसकर बोली, जबरदस्ती कहाँ की है, प्यार से सीधी तरह ही तो रहने को कहा, यह जबरदस्ती थोड़े ही है। आशा सोलह आने सहमत होकर बोली, हरगिज नहीं। विनोदनी ने कहा, भाई साहब तुम्हारी इच्छा है मैं रहूं, मेरे जाने से तुम्हें तकलीफ होगी, यह तो मेरी खुशकिस्मती है। क्यों भाई किरकिरी, ऐसे सहृदय दुनिया में मिलते ही कितने हैं। दुख में दुखी और सुख में सुखी भाग्य से कोई मिलता तो मैं ही इसे छोड़कर जाने क्यों न उतावली हूँ। पति को चुप रहते देख आशा जरा खिन्न मन से बोली, बातों में तुमसे कौन जीते, मेरे स्वामी तो हार मान गए, अब जरा रुक भी जाओ। महेंद्र फिर तेजी से बाहर हो गया। उधर बिहारी कुछ देर राजलक्ष्मी से बातचीत करके महेंद्र की ओर आ रहा था। दरवाजे पर जो ही बिहारी की नजर पड़ी, महेंद्र बोल उठा, भाई बिहारी, मुझसा नालायक दुनिया में दूसरा नहीं। उसने कुछ ऐसा कहा कि वह बात कमरे में पहुंच गई। अंदर से उसी दम पुकार हुई, बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अभी आया विनोद भाभी। कमरे में जाते ही बिहारी ने तुरंत आशा की तरफ देखा। घूंघट में से जितना भर दिखाई पड़ा, उसमें विषाद या वेदना की कोई निशानी ना थी। आशा उठकर जाने लगी। विनोदनी ने आशा को पकड़ लिया और कहा, यह तो बताए भाई साहब, मेरी आंख की किरकिरी से आपका सौत का नाता है क्या? आपको देखते ही वो भाग क्यों जाना चाहती हैं?
आशा ने शर्माकर विनोदनी को झिड़का। बिहारी ने हंसकर कहा, इसलिए कि विधाता ने मुझे वैसा खूबसूरत नहीं बनाया है ना। विनोदनी ने कहा, देख लिया भाई किरकिरी, बिहारी बाबू किस कदर बात बचाकर बात करना जानते हैं। इन्होंने तुम्हारी पसंद को दोष नहीं दिया, दोष दिया विधाता का हो। लक्ष्मण जैसे सुलक्षण देवर को पाकर तुझे आदर करना ना आया, तेरी ही तकदीर खोटी है। बिहारी ने कहा, इस पर तुम्हें अगर तरस आए विनोद भाभी, तो फिर मुझे सिखवा ही क्या रहे। विनोदिनी ने कहा, समुद्र तो है ही, फिर भी बादलों के बरसे बिना चातक की प्यास क्यों नहीं मिटती। आशा को आखिर रोक कर न रखा जा सका। वह जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर चली गई। बिहारी को भी जाना चाह रहा था। तभी विनोदिनी ने कहा, महेंद्र बाबू को क्या हुआ है, कुछ कह सकते हैं आप। बिहारी ठिठक कर बोला, मुझे तो कुछ पता नहीं, कुछ हुआ है क्या। विनोदिनी ने कहा, पता नहीं, मुझे तो ठीक ठीक नहीं दिखाई देते। उत्सुक होकर बिहारी कुर्सी पर बैठ गया। पूरी तरह सुन लेने के ख्याल से वह उन्मुख होकर विनोदिनी की ओर ताकता रहा। विनोदिनी कुछ न बोली, मन लगाकर चादर सीने लगी। कुछ देर रुककर बिहारी ने कहा, तुमने महेंद्र में कुछ खास परिवर्तन नोट किया है क्या। विनोदिनी बड़े सहज भाव से बोली, क्या जाने, मुझे तो ठीक नहीं दिखाई देता। मुझे तो अपनी किरकिरी के लिए फिक्र होती है। और एक लंबी उसास लेकर वो सिलाई छोड़कर जाने लगी। बिहारी ने जल्दी से कहा, जरा बैठो भाभी। विनोदिनी ने कमरे के सारे खिड़की किवाड़ खोल दिए, लालटेन की बत्ती बढ़ा दी और सिलाई का सामान लिए बिस्तर के उस छोर पर जा बैठी। बोली, मैं तो सदा यहीं रहूंगी नहीं, मेरे चले जाने पर मेरी किरकिरी का ख्याल रखना, वो बेचारी दुखी ना हो। ये कहकर मन के उद्योग को जब्त करने के लिए उसने मुंह फेर लिया। बिहारी बोल पड़ा, भाभी तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कहने को कोई नहीं। इस भोली लड़की की सुख दुख से बचाने का भार तुम लो, कहीं तुम छोड़ गई तो फिर कोई चारा नहीं। विनोदिनी ने कहा, भाई साहब दुनिया का हाल तुमसे छिपा नहीं है, मैं यहाँ सदा कैसे रह सकती हूँ, लोग क्या कहेंगे। बिहारी ने कहा, लोग जो चाहें कहें, तुम ध्यान ही मत दो, तुम देवी हो, एक असहाय लड़की को दुनिया की ठोकरों से बचाना तुम्हारे ही योग्य काम है। विनोदनी का रोआ रोआ पुलकित हो उठा। बिहारी के इस भक्ति उपहार को वह मन से भी गलत मानकर ठुकरा न सकी। हालांकि वो छलना कर रही थी, ऐसा व्यवहार उसे कभी किसी से न मिला था। विनोदनी के आंसू देखकर बिहारी मुश्किल से अपने आंसू जब्त करके महेंद्र के कमरे में चला गया। बिहारी को यह बात बिल्कुल समझ में न आई कि महेंद्र ने अचानक अपने आप को नालायक क्यों कह दिया। कमरे में जाकर देखा, महेंद्र नहीं था। पता चला वो टहलने निकल गया है। पहले बेवजह वह घर से कभी बाहर नहीं जाया करता था। जाने पहचाने लोगों के घर से बाहर उसे बड़ी परेशानी होती थी। बिहारी सोचता हुआ धीरे धीरे अपने घर चला गया। विनोदनी आशा को अपने कमरे में ले आई। उसे छाती से लगाकर छलछलाई आंखों से कहा, भाई किरकिरी, मैं बड़ी अभागिन हूँ, बड़ी बदशगुन। आशा दुखी मन से बोली, ऐसा क्यों कहती हो बहन। सुबकते बच्चे की तरह वह आशा की छाती में मुंह गाड़कर बोली, मैं जहाँ भी रहूंगी बुरा ही होगा, मुझे छोड़ दे बहन, छुट्टी दे कि मैं अपने जंगल में चली जाऊं। महेंद्र से बिहारी की मुलाकात ना हो सकी, इसलिए कोई बहाना बनाकर फिर वह यहाँ आया, ताकि आशा और महेंद्र के बीच की आशंका वाली बात को और कुछ साफ तौर से जान सके। वह विनोदिनी से यह अनुरोध करने का बहाना लिए आया कि कल महेंद्र को अपने यहाँ भोजन के लिए आने को कहे। उसने आवाज दी, विनोद भाभी, और बाहर से ही बत्ती की मध्यम रोशनी में गीली आंखों वाली दोनों सखियों को आलिंगन में देखकर वह ठिठक गया। अचानक आशा के मन में हुआ कि हो न हो आज बिहारी ने जरूर विनोदनी से कुछ निंदा की बात की है, तभी वह जाने की बात कर रही है। ये तो बिहारी बाबू की बड़ी जाती है। अच्छे मिजाज के नहीं है। खुलकर आशा बाहर निकल आई और बिहारी भी विनोदनी के प्रति मन की भक्ति की ओर बढ़कर बैरंग वापस हो गई। रात को महन ने आशा से कहा, चुन्नी, मैं सुबह की गाड़ी से बनारस चला जाऊंगा। आशा का कलेजा धक से रह गया। पूछा, क्यों। महेंद्र बोला, काफी दिन हो गए चाची से भेंट नहीं हुई। महेंद्र की ये बात सुनकर आशा शर्मिंदा हो गई। उसे यह इससे भी पहले सोचना चाहिए था। अपने सुख दुख के आकर्षण में वह अपनी स्नेहमयी मौसी को भूल गई। महेंद्र ने कहा, अपने स्नेह की एकमात्र थाती को वह मेरे ही हाथों में तो सौंप गई हैं। उन्हें एक बार देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहते कहते महेंद्र का गला भर आया।
स्नेह भरे मौन आशीर्वाद और अव्यक्त मंगल कामना से वह बार बार अपना दायां हाथ आशा के माथे पर फेरने लगा। अचानक ऐसे उमड़ आए स्नेह का मर्म आशा न समझ सकी। उसका हृदय केवल पिघल कर आंखों से बहने लगा। आज ही शाम को स्नेहवश विनोदिनी ने उसे जो कुछ कहा था याद आया। इन दोनों में कहीं योग भी है या नहीं, वह समझ ना सकी, लेकिन उसे लगा यह मानो उसके जीवन की कोई सूचना है, अच्छी या बुरी कौन जाने। भय से व्याकुल होकर उसने महेंद्र को बाहों में जकड़ लिया। महेंद्र उसके नाहक संदेह के आवेश को समझ गया। बोला, चुन्नी, तुम पर तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है। तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुम्हारी ही भलाई के लिए वो अपना सर्वस्व छोड़कर चली गई। तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। इस पर आशा ने निडर होकर अपने मन के भय को निकाल फेंका। पति के इस आशीर्वाद को उसने अच्छा कवच के समान ग्रहण किया। मन ही मन उसने मौसी के चरणों की धूल को बार बार अपने माथे से लगाया और एकाग्र होकर बोली, मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी की रक्षा करे। दूसरे दिन महन चला गया। विनोदनी ने जाते समय कुछ न कहा। विनोदनी मन में कहने लगी, गलती खुद की और गुस्सा मुझ पर। ऐसा साधु पुरुष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसी साधुता ज्यादा दिन नहीं टिकती।